हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अब शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं बेसिकली बात स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, इसकी कंसेप्ट को समझिएगा। पहले केस में क्या बोलना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉल्स हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब ये वर्टिकली डिस्टेंस h जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है h डिस्टेंस पे नीचे। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, h हाइट से। और स्टार्टिंग में इसमें एक केस दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो एक तरह से क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब देखो ये केस नंबर 1 हो गया, फर्स्ट केस। ठीक है भैया, ये केस हो गया फर्स्ट। अब देखो क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h। इस बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को गिराते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो क्या बोल रहे हैं लास्ट में, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज। कहने का मतलब इस बार हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो टाइम है गिरने का, ठीक है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है अपन को। तो ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं भैया, एक प्रोटॉन को अपन रेस्ट से गिरा रहे हैं। ये मान लो ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ। इस बार हम प्रोटॉन को नीचे गिरा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में रेस्ट पोजिशन पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इसका हाइट भी कितना है, h। ठीक है, और इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम वर्टिकल डिस्टेंसेस द टाइम ऑफ फॉल, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल सेम। ठीक है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये देखो डायरेक्शन जो है वो प्रोटॉन के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये केस नंबर 2 हो गया। अब दोनों के बीच का टाइम निकालते हैं। देखो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो आप अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज F इज इक्वल्स टू QE होगी, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है भैया, एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा भाई सही ढंग से। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में देखिए, आपको पता है कि जो F होता है, F उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू होता है MA। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं किसकी, F की, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन बिकम्स MA इज इक्वल्स टू QE। अब चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐसे रिलेशन निकाल सकता हूँ, A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, QE अपॉन में हो जाएगा M। ठीक है, ये आपका दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज बताओ मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। अब इसके अंदर हम लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, और S की जगह क्या लिख देंगे अपन, हाइट h। तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू a की वैल्यू रख दो, a कितना है भाई, QE अपॉन में है M, और इंटू में हो गया T स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है लास्ट में। अब देखो इस इक्वेशन से अपन T की वैल्यू निकालेंगे,
तो अगर मैं टी स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2mh डिवाइड बाय ये हो जाएगा QE। ठीक है, ये हो गया QE। तो यहाँ से T अगर देखें हम तो T इज इक्वल टू आया √2mh और अपॉन में आ गया QE। तो यहाँ पे देखें तो टाइम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के। ठीक है, इस चीज से समझिएगा, आप इस बात से समझिएगा कि टाइम किसको कम लगेगा, प्रोटॉन को लगेगा या इलेक्ट्रॉन को लगेगा। टाइम बेसिकली उसको कम लगेगा जिसका मास कम होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर हम मास का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो टाइम किसको कम 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 लगेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। ओके, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आओ भाई 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम भी होती है, स्टेट कूलम भी होती है, ए बी कूलम भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट हैज, मतलब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, जैसे मान लो ये बॉडी है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर की तरफ जाए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकल रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पे जाता है नेगेटिव चार्ज, तो उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द प्रोटॉन एट रेस्ट हैज अ चार्ज ई। एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर जो रेस्ट में है, सॉरी क्या है भैया, रेस्ट में है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो बेसिकली दे रखा है ई। ठीक है, व्हेन इट मूव्स विद अ हाई स्पीड, जब इसको हाई स्पीड देंगे ना, पी मैक्स देंगे, मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी, देन इट्स चार्ज, तब इसका चार्ज कितना हो जाएगा, ई के बराबर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो 24 में क्या बोल रहा है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁵ कूलम एंड 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, दो चार्जेस अपन को दे रखे हैं, दो चार्जेस की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है ना, एक तो अपन को दे रखा है 3 × 10⁻⁵, दूसरा 5 × 10⁻⁴ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। यार सिंपल सी बात है, अपन कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में होता है R स्क्वायर। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो अब यहाँ पे देखो दोनों चार्जेस की वैल्यू है, तो F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻5 कूलम मल्टीप्लाई बाय Q2 है 5 × 10⁻⁴ कूलम डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर देखो 10 सेंटीमीटर है, R बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो मीटर में करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.1 × 0.1, यहाँ से डेसिमल, यहाँ से डेसिमल गया, तो ऊपर 10 की पावर आ गई 2। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करो, 5 3 जा 15 और 15 9 जा, ये आएगा भैया अप्रोक्स आएगा 135 समथिंग। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, F इज इक्वल्स टू आएगा 135 × 10⁻10 न्यूटन। ठीक है, देखो ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, इसमें दे रखा है 13.5 × 10⁻11 न्यूटन है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, इसको 10 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो 13.5 × 10⁻11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स पूछा है आपसे, मिनिमम फोर्स। ठीक है, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मिनिमम फोर्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो मास चार्ज होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों जो चार्जेस है ना उनको ई कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इधर जैसे मान लो F इज इक्वल टू फोर्स पूछ रहे हैं, तो K
Q1 की जगह E और Q2 की जगह E डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जो F आएगा दैट इज KE स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए ग्लास रोड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ग्लास रोड को हम किससे रब कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। देन द चार्ज ऑन ग्लास रोड इज Q2। तो जो ग्लास रोड के ऊपर चार्ज आएगा वो कौन सी मेथड की वजह से आएगा, तीन तरह की मेथड थी। एक तो फ्रिक्शन आई मीन बाय रबिंग, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, भाई दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, तो रब करने की वजह से चार्ज जो होगा आई मीन सिल्क क्लॉथ का जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, ग्लास रोड के ऊपर। और ग्लास रोड क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भैया इसके अंदर, फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये जो कुछ क्वेश्चन हमने किए 4-5 ये आपको समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम की प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो और अच्छा स्कोर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।